जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक। आतंक की साजिश को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। पुलिस ने 2 डॉक्टर समेत अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही है। आरोपियों से पूछताछ में अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से डॉक्टर के कमरे से बरामद हुआ। आरोपी के घर से 2 AK-56 भी मिले हैं और बड़ी संख्या में हथियार कारतूस भी मिले हैं। शातिरों ने बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2900 किलो आईडी बनाने की सामग्री और हथियार मिले हैं। बीते 19 अक्टूबर को श्रीनगर के बनपोरा नौगाम इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के कई पोस्टर चिपकाए गए थे, जिनमें पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी दी गई थी। पोस्टर मामले की जांच के बाद सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा डॉक्टर आदिल शिकंजे में आया। श्रीनगर पुलिस ने आदिल को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया, जो कि फरीदाबाद के एक कॉलेज में पढ़ाता था। मुजम्मिल के कमरे से भी भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार मिले हैं। पुलिस की जांच में सफेदपोश आतंकवादी तंत्र का पता चला, जिसमें कट्टरपंथी पेशेवर और छात्र शामिल हैं। आरोपी पाकिस्तान समेत कई देशों से संचालित विदेशी आकाओं के संपर्क में थे और मनी ट्रांसफर के लिए एन्क्रिप्टेड चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। आतंकी साजिश को लेकर 2900 किलो विस्फोटक अभी तक बरामद हुआ है। डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल समेत 7 संदिग्ध पकड़े गए हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां भी लगातार मामले की तहकीकात कर रही हैं। पहले फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक के बरामद होने की खबर आई। पूर्व रॉ अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लकी बिश्ट जी। लकी जी, आपसे समझना चाहेंगे, इतना बड़ा ये खुलासा हुआ है, पूरा देश इस वक्त सख्ते में है कि अगर इतना विस्फोटक कहीं इस्तेमाल हो जाता जो षड्यंत्र किया जा रहा था तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, इस खुलासे को लेकर, और इसे क्या कामयाबी मानेंगे? मैम एक्चुअली देखिए, जो भी अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, मैं आपको ये बोलूं कि एक तरह का एक्सप्लोजिव, क्योंकि चाहे TNT हो, RDX हो, आज के टाइम में किसी भी एंटी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मिलिटेंट को जरूरत नहीं है कि वो RDX लेकर आए। आप अमोनियम नाइट्रेट के थ्रू एक बड़ा एक्सप्लोजिव बना सकते हैं मैम। और इसकी सबसे अच्छी चीज है, इसके लिए डेटोनेटर की जरूरत नहीं है। अगर आप दुनिया का कोई भी हाई एक्सप्लोजिव लाते हैं, अगर आप RDX लाते हैं, TNT लाते हैं, PEK लाते हैं, तो उसको धमाका करने के लिए आपको डेटोनेटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जैसा एक केमिकल, और आपको मैं बताऊं कि इसका जो एक्सप्लोजन होगा वो उतना ही होगा जितना एक RDX या TNT स्लैब का होता है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को ये लगे कि या नहीं अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, या RDX नहीं पकड़ा गया है, या TNT स्लैब नहीं पकड़ा गया है। तो मैं आपको ये बोलूं कि जो भी इसके अंदर एक आईडी तैयार होती, यानी कि इस केमिकल को किसी ना किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन कराया जाता, तभी एक धमाका होता। अगर हिंदुस्तान की मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस को अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं और भी कोई केमिकल रखा होगा मैम। ऐसा नहीं है कि एक ही केमिकल होगा, क्योंकि 2 केमिकलों को आपस में रिएक्शन करा के एक बड़ा धमाका कराते। मैं अब आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई भी एक हाई एक्सप्लोजिव फटता है, धमाका होता है, तो उसकी एक स्पीड है नॉर्मल 1 सेकंड के अंदर 7 किलोमीटर, ये एक स्पीड है। मैं अमोनियम नाइट्रेट की भी आपको स्पीड बताऊं कि 1 सेकंड के अंदर अमोनियम नाइट्रेट भी 3200 मीटर तक, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर तक एरिया में एक्सप्लोज कर सकता है जी, और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है मैम। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी जो खुलासा हुआ है, जो विस्फोटक बरामद हुआ है, जो केमिकल पकड़ा गया है, ऐसा मुमकिन है कि और भी इलाकों में इस तरीके के केमिकल को छुपा कर रखा गया हो, वहां पर भी जांच होनी चाहिए। एक्चुअली मैम होनी चाहिए। देखो एक्चुअली क्या, एक अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बनाया हुआ कोई एक्सप्लोजिव है। ये बहुत सारी चीजों में काम आता है, जैसे सिविल्स लोग यूज करते हैं इसको। लेकिन एक्सप्लोजिव क्या है, जैसे RDX मैंने आपको बोला, चाहे TNT स्लैब आपको बोला, चाहे प्लास्टिक एक्सप्लोजिव फिरकी बोला, ये टोटली एक एक्सप्लोजन के लिए काम आता है, ये धमाकों के लिए काम आता है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट को किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करा के सेम वही धमाका किया जा सकता है जो धमाका एक RDX देता है, या जितना नुकसान एक RDX देता है, या जितना नुकसान TNT देता है जो हम सिक्योरिटी फोर्सेस यूज करती हैं, जब प्लास्टिक एक्सप्लोजिव किरकी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा बनाया गया एक एक्सप्लोजिव है, जितना असर वो देगा उतना ही असर ये भी देगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं कि हाई एक्सप्लोजिव को धमाका करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है मैम। दुनिया का कोई भी हाई एक्सप्लोजिव हो, वो बिना डेटोनेटर के धमाका नहीं होगा। लेकिन इस
केमिकल को एक्सप्लोज करने के लिए यानी कि ब्लास्ट करने के लिए आपको डेटोनेटर की जरूरत नहीं है। आप इम्प्रोवाइज तरीके से किसी दूसरे केमिकल के साथ इसका रिएक्शन करके सेम वही धमाका कर सकते हो जो बड़ा हाई एक्सप्लोसिव धमाका करता है। तो इसका मतलब एक केमिकल यहां पर है तो दूसरा केमिकल कहीं ना कहीं होने की संभावना है। दोनों केमिकलों को एक साथ नहीं रखा जाएगा क्योंकि वहां भी एक्सप्लोजन हो सकता है। सपोज करो कि हम दो केमिकलों को एक ही जगह पर रख देते हैं तो अगर गलती से किसी मिस्टेक से दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहीं पर धमाका हो जाएगा। तो आतंकवादी एंटी एलिमेंट्स क्या करते हैं, हमेशा अलग अलग जगह रखते हैं। जैसे हाई एक्सप्लोसिव भी आरडीएक्स वो अगर एक जगह रखेंगे तो डेटोनेटर वहां नहीं रखेंगे क्योंकि डेटोनेटर अगर आरडीएक्स दोनों एक साथ आए तो हल्का सा अगर उसको इलेक्ट्रिक मिल गया, जितना उसको एक एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी मिल गई तो धमाका हो जाएगा। तो अगर अमोनियम नाइट्रेट लगभग 290 केजी या 300 केजी एक जगह पर मिला है तो कहीं ना कहीं तो दूसरा केमिकल होगा क्योंकि किसी ना किसी केमिकल के साथ तो ये लोग रिएक्शन करेंगे ना मैम। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं और एक गंभीर इशारा भी है क्योंकि दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर जो ये केमिकल पकड़ा गया है और दिल्ली में कहा जा रहा है कि आजादपुर मंडी टारगेट थी, वहां पर रेकी भी की गई थी। तो क्या दिल्ली में भी इस तरह का कोई केमिकल छुपा कर रखा गया होगा? यह भी मुमकिन है मैम, होने की संभावना है क्योंकि बिना केमिकल रिएक्शन के तो आप धमाका कर ही नहीं सकते ना मैम। मैं आपको बताऊं, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि एक नॉर्मल ऑडियंस, सिविल लोग भी समझ सकें। क्या होता है जब एक्सप्लोजिव फटता है मैम तो उसको हम बोलते हैं धमाका, इज द ब्लास्ट। अगर आरडीएक्स के अंदर धमाका होता है हम उसको धमाका बोलते हैं। अगर टीएनटी स्लैब में धमाका होता है तो उसको हम धमाका बोलेंगे। लेकिन केमिकल को हम लोग धमाका नहीं बोलते हैं, हम उसको इंसेंड्रीज बोलते हैं। मतलब जब दो केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं जो एक धमाका होता है उसको हम इंसेंड्रीज बोला जाता है। दो केमिकल्स का आपस में रिएक्शन करा के जो इसको आईडी के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो असर आरडीएक्स करेगा ये वो केमिकल नहीं करेगा, ये उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। यानी ये साजिश पाकिस्तान की है और जैश ए मोहम्मद का क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो क्योंकि वो अंदर खाने भीतर घात करने की जो कोशिश भारत में कर रहा है क्योंकि डायरेक्टली वो भारत को नुकसान पहुंचा नहीं सकता, उसी साजिश का आपको हिस्सा लगता है जो षड्यंत्र किया गया? नहीं बिल्कुल। और उसने यही के लोग यूज करें मैम। एक डॉक्टर, आपको पता है कि एक डॉक्टर किसी भी केमिकल या किसी भी केमिस्ट से इजी तरीके से उसको मिल जाएंगे कोई भी केमिकल। अगर मैं आज किसी केमिस्ट्री से या कहीं भी केमिकल लेने जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। एक डॉक्टर की कवर आईडी में इसको हासिल करना बहुत इजी है मैम क्योंकि एक डॉक्टर कई चीजें बता देगा कि उसको लैब में कुछ टेस्ट करने हैं, बहुत सारे उसके पास क्या होते हैं, मतलब बहाने होते हैं जिसके थ्रू वो बता सकता है। तो एक डॉक्टर बहुत इजी तरीके से उसको ये केमिकल मिल गया, इसमें कोई मतलब शक नहीं है कि उसके पास और भी केमिकल नहीं होंगे। किस तरह से उसने आपस में केमिकल रिएक्शन करके एक दिल्ली के अंदर एक बड़े धमाके को प्लान कर रहे हैं वो लोग। तो उसमें मैम कि मैं ये कहूं कि अगर ऐसा नहीं है तो ये कहना गलत होगा। लकी जी, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार ऐसी कई हिमाकत की गई है, कई बार इस तरह की घटनाएं हुई भी हैं, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। क्या पाकिस्तान को इसी बात का खतरा है कि कभी भी भारत की ओर से कह सकते हैं कि पलटवार हो सकता है, उसके लिए वो दूसरे तरीके अपना रहा है भारत में ये इस तरह के धमाके करने के लिए? मैम देखो, पाकिस्तान इंटरनल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अगर आज मैं बोलूं कि पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की सिचुएशन चल रही है पूरी की पूरी, वहां से बलोच लिबरेशन आर्मी, उनके ऊपर एक अलग उनका फाइट चल रहा है। टीएफटीबी मतलब तहरे तालिबान के साथ उनका चल रहा है मैम। तो पाकिस्तान इंटरनल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, डायरेक्ट हमारे साथ फ्रंट वॉर तो कर नहीं सकता। वो हमारे देश के अंदर क्या करेगा, आतंकवादी घटना जिसमें कोई मिलिट्री टारगेट नहीं है, अगर दिल्ली के आजाद नगर के अंदर या दिल्ली में किसी भी सिविल पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, आम लोगों के अंदर टारगेट कर रहा है मैम। ये सिविल टारगेट है। इसका मतलब कि देश के अंदर दहशत पैदा करना, देश के अंदर डर फैलाना ताकि प्रेजेंट गवर्नमेंट को दबाव में लिया जा सके। ये भी एक तरीका है, साइकोलॉजिकल वॉर कहते हैं इसको, कि पाकिस्तान हमसे डायरेक्ट वॉर नहीं करेगा, हमारी आम जनता को नुकसान पहुंचाकर हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में क्योंकि अनंतनाग का रहने वाला ये डॉक्टर बताया जा रहा है और उसके बाद ये इसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से होती है। आप देखिए कहां से कहां कनेक्शन है और ये पूरी प्लानिंग बहुत पहले की गई होगी क्योंकि पहले वहां पर मेडिकल प्रैक्टिस की गई और उसके बाद अब ये सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था जहां पर गिरफ्तारी हुई। मैम लगभग 300 केजी तो आप एक साथ ला ही नहीं सकते मैम, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो प्लानिंग तो बहुत लंबी होगी। ऐसा नहीं है कि 2 दिन की प्लानिंग होगी, ऐसा नहीं है कि केमिकल एक ही दिन के अंदर 100 केजी लाए होंगे। हो सकता है कभी 5 केजी लाए होंगे, कभी 10 केजी लाए होंगे मैम। इसे धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी में आई होगी क्योंकि अगर इन डॉक्टरों ने भी कहीं से केमिकल लिया होगा तो कोई ना कोई तो रीजन बताया होगा और एक ही जगह से सारे केमिकल नहीं उठाए होंगे, तो डेफिनेटली दूसरी जगह से केमिकल्स उठाए होंगे। तो प्लानिंग बहुत लंबी है और मैं आपको ये बोलूं कि बहुत सारे लोग और भी इन्वॉल्व होंगे इसमें जिन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करी है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत जल्दी। यानी लकी जी, खुफिया इनपुट्स लगातार मिल रहे थे क्योंकि बीते 15 दिन से जॉइंट ऑपरेशन हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस चला रही थी और उसी के तहत ये कामयाबी मिली है।
नहीं, मैं कह रहा हूं मैम कि डेफिनेटली और भी लोग हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है, हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क काम कर रही है। इसके पीछे जो भी लोग हैं वो सारे के सारे बहुत जल्दी गिरफ्त में होंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश सेफ है और सही हाथों में आज। लकी जी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान की बौखलाहट वो साफ दिखाई दे रही है। हाफिज सईद का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि बांग्लादेश के जरिए वो भारत को नुकसान पहुंचाएगा, भारत पर हमला करेगा। क्या इसी तरीके की साजिश का ये हिस्सा भी मान सकते हैं? पहले गुजरात एटीएस की ओर से 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उसके बाद अब ये खुलासा होता है 2 डॉक्टर्स पकड़े जाते हैं। पेशा इनका डॉक्टर का एक भगवान के रूप में उसको देखा जाता है, लेकिन आप देखिए कि इनका काम दहशतगर्दी का है और जैशे मोहम्मद के साथ इनके लिंक है। मैम जैसे मोहम्मद, मैम सारी की सारी मैंने आपको बोला आईएसआई की फंडिंग करते हैं, आईएसआई ने उनको पैसा दिया हुआ है। मैं जैसे मोहम्मद धीरे धीरे सब खत्म हो रहे हैं। आज हाफिज सईद बाहर नहीं निकल रहा है, मौलाना मसूद अजहर अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। मैम आईएसआई ने सबको अंडरग्राउंड कर रखा, ओपनली कोई नहीं आ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो भी एनिमी है वो दुनिया के किसी भी कोने में है। आज आप देख रहे हैं कि हर रोज आपको न्यूज, आप ही न्यूज दे रहे हैं कि आज उस देश में एक एंटी इंडिया मारा गया, आज उस देश के अंदर एंटी इंडिया मारा गया। और रही बांग्लादेश से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात, तो मैम पहले पाकिस्तान खुद सेफ रहे। पाकिस्तान धीरे धीरे खुद गृह युद्ध से धीरे धीरे खत्म हो रहा है मैम, तो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना बहुत दूर की बात है। और इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट चलते रहते हैं। मैंने आपको बोला कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमारी जनता पूरा भरोसा कर सकती है और करना चाहिए। जो भी इसके पीछे है मैम, बहुत जल्दी लोगों को नजर आएंगे। थैंक यू मैम। लेकिन एक बड़ी चेन दिखाई देती है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक ये जो खुलासे हो रहे हैं, गुजरात से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो ये एक लंबी तैयारी हो सकती है। ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। नहीं मैम, बिल्कुल देखो पाकिस्तान कोई ना कोई तो उनको फंडिंग कर रहा है ना मैम। मैंने आपको क्या बोला कि दुनिया का कोई भी आतंकवादी 2 कदम तब तक नहीं चल सकता जब तक उसको पीछे कहीं ना कहीं से फाइनेंस नहीं आ रहा होगा। कोई ना कोई तो पैसा दे रहा होगा ना, कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आ रही होगी। चाहे ना हाफिज का ही ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन हाफिज को भी तो कहीं से फंडिंग आ रही होगी मैम। कोई तो लोग होंगे जिन्होंने इनको पैसों से मदद करी होगी, क्योंकि दुनिया का कोई भी आतंकवाद बिना पैसों के नहीं चल सकता। अगर उन्होंने केमिकल खरीदा है तो किसी ने तो पैसों से मदद करी है इनकी। तो एक दिन की प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग बहुत लंबी है। आज ये लोग पकड़े गए हैं तो आज हम लोगों के सामने आ रहा है, और ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जो इनडायरेक्ट तरीके से इनकी मदद कर रहे हैं, और वो बहुत जल्दी, मैंने आपको बोला कि वो भी हमारी गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लकी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो फरीदाबाद से एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है, एक बड़ी जानकारी मिल रही है। डॉक्टर के दूसरे घर से भी 2563 किलो विस्फोटक मिला है। फतेहपुर तगा गांव में किराए पर यह घर लिया हुआ था। विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट ही लग रहा है, पुलिस ये बता रही है। फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर तक रेड लगातार की जा रही है, अलग अलग जगह पर दबिश दी जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर घर लिया था, मौलाना से किराए पर यह घर लिया गया था। फतेहपुर तगा गांव में किराए के घर पर बताया जा रहा है कि 2500 किलो से ज्यादा ये अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। तो लगातार ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। फरीदाबाद से बहुत बड़ी साजिश का ये खुलासा, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पहले 360 किलो विस्फोटक मिला था और अब 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार ये अहम जानकारियां मिल रही हैं, इसके जरिए कितना बड़ा षड्यंत्र था आप अंदाजा लगा सकते हैं। शालिनी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। शालिनी, क्योंकि फरीदाबाद में आप मौजूद हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर जांच की जा रही है। अब ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि एक और जगह पर भी उसने घर लिया हुआ था किराए पर, जहां से ये बताया जा रहा है कि 2600 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। अब बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर सुबह से ही रेड चल रही है। अभी भी यहाँ पर जो फतेहपुर तगा गांव में हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम यहाँ अभी भी छानबीन कर रही है। और 2563, आप सोचिए कि इतना बड़ा जो बरामद किया गया है वो एक बड़ी साजिश को दिखलाता है। और 356 जो दहेज गांव जो जहां पर वो रहता था, वहां से भी 356 किलोग्राम बरामद हुआ था अमोनियम नाइट्रेट। और अभी भी हम आपको तगा गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अगर आप देखेंगी तो जो पुलिस की टीम है वो अभी भी मौजूद है। और अभी अंदर जो है अभी फिलहाल छानबीन की जा रही है, क्योंकि तमाम कड़ियों को जो है वो पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोट बरामद किया गया है,
पुलिस की तरफ से कहा गया है कि शुरुआती जांच में अमोनियम नाइट्रेट ही लग रहा है और सुबह से ही फरीदाबाद के इस घर में रेड चल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं कहूंगी आपको, वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर और दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और 2 घर थे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो मुजमिल था उसके पास 2 घर थे। एक भैज में जहां पर 356 किलोग्राम बरामद हुआ था और दूसरा घर ये जो 4 किलोमीटर दूर है, ये फतेहपुर का तगा गांव है जहां पर वो सामान रखता था। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस कॉलेज में वो पढ़ाता था वहां पर वो एक महिला डॉक्टर की गाड़ी का इस्तेमाल करता था। उस महिला डॉक्टर की गाड़ी से भी कई चीजें बरामद हुई हैं और इसके साथ साथ अब महिला डॉक्टर से भी पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसमें और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। क्योंकि याद कीजिए, इसी तरीके से आरडीएक्स जब बॉर्डर के अंदर आई तो पुलवामा अटैक हुआ था। ऐसी ही आतंकी साजिश की वजह से 26/11 और अभी हाल में 22 अप्रैल को जो जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ वो किसी से छुपा नहीं है और सबको पता है कि इसमें पाकिस्तानी आतंकियों की साजिश की वजह से भारत में इस तरीके की आतंकी हमले लगातार होते रहे हैं। और ऐसे में इसी तरीके से जो टीम्स हैं वो नहीं चाहती कि इस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आए और इसी वजह से गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसमें कितने तार जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके के ये संगठन चलते हैं उसमें कई बार हमने देखा है कि युवाओं को बरगलाने की भी कोशिश की जाती है, जिसमें उनको अलग तरीके से पढ़ाया और समझाया जाता है ताकि वो एक गलत रास्ता अपनाएं और देश के खिलाफ जो है वो इस तरीके की आतंकी साजिश को जो है उसमें शामिल हो जाए। और सबसे बिल्कुल शालिनी, अभी बहुत सी परतें खुलनी बाकी हैं कि करके जब अपडेट सामने आ रही है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक और अहम जानकारी मिल रही है, लौटेंगे आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। यूपी एटीएस को AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सक्रिय सदस्य बिलाल खान से पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सहारनपुर का रहने वाला बिलाल, जिसे एटीएस ने 15 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, कोर्ट के 4 नवंबर को 9 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की गई थी। पूछताछ और मोबाइल के डेटा एनालिसिस से पता चला है कि बिलाल लगभग 4000 पाकिस्तानी नंबरों से जुड़ा हुआ था। बिलाल अपने पाकिस्तानी AQIS हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था और AQIS की गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। अलकायदा ने आसिम उमर संभली को AQIS के भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम चीफ नियुक्त किया था। बिलाल आसिम उमर संभली से बहुत प्रभावित था। बिलाल सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए हजारों पाकिस्तानी व्यक्तियों के साथ जुड़ा था। कई देश विरोधी सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से भारत की सरकार को गिराने के लिए सक्रिय था। बिलाल भारत के खिलाफ हिंसात्मक जिहाद के जरिए युद्ध छेड़ शरिया आधारित कानून का राज स्थापित करने की फिराक में था। AQIS प्रतिबंधित आतंकी संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में आतंकी गतिविधियां कराने के लिए घातक योजना बना रहा था। यूपी एटीएस के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिलाल ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद बताकर उनका महिमा मंडन भी करता था। राजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, बिलाल के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है और लखनऊ पुलिस की जांच अभी कहां तक पहुंची है? जी देखिए, यूपी एटीएस ने जब से उसकी गिरफ्तारी की थी तो लगातार कस्टडी रिमांड के लिए प्रयास किया था और कोर्ट ने एक साथ 9 दिनों की कस्टडी रिमांड उसको मंजूर कर दी थी। तब से लगातार पूछताछ चल रही है और जब से आदिल का प्रकरण आया है और शाहजहांपुर में एक अस्पताल में वो प्रैक्टिस करता था, वहां काम कर रहा था, तो उसके साथ भी एटीएस एक कनेक्शन देख रही है कि कहीं बिलाल का कोई कनेक्शन आदिल के साथ तो नहीं है, क्योंकि बिलाल भी लगातार पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और उसके मोबाइल की फोरेंसिक जांच में 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबरों के साथ उसके संपर्क में होने की बात सामने आई है। एक बहुत बड़ी सूचना है जो एटीएस के हाथ लगी है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वो सहारनपुर में उसका नेटवर्क कहां तक था और कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे और जो उसकी गतिविधियां थी, जिस तरीके से वो AQIS से जुड़ा हुआ था और जो संभली, जो मूल रूप से संभल का ही रहने वाला था, जो AQIS का इंडिया का हेड था पहले, जवाहिरी से बहुत प्रभावित था, ओसामा बिन लादेन से बहुत प्रभावित था। इन सारे जो आतंकी चेहरे थे उनके साथ उसकी बहुत ज्यादा एक तरह से प्रगाढ़ता थी सैद्धांतिक तौर पर और वो लगातार कोशिश कर रहा था कि शरिया कानून को लेकर के विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से प्रचार कर रहा था और एक तरह से रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था। तो चूंकि सहारनपुर का भी बेस था, उसकी गिरफ्तारी भी सहारनपुर से ही हुई है, इसलिए एटीएस लगातार इस सूचना को भी तस्दीक कर रही है कि उसका कोई कनेक्शन कहीं भी उसके साथ तो नहीं था अनिल के साथ, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और सहारनपुर में रह के अस्पताल में काम कर रहा था। अभी जो रिपोर्ट सहारनपुर से सामने आई है, जो अस्पताल के संचालक हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा, उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छा एक फिजिशियन था और बहुत अच्छे तरीके से अस्पताल में मरीजों को हैंडल करता था और उन्हें कभी कोई संदेह नहीं हुआ। उसकी भी जल्दी शादी भी हुई थी जिसमें उसके अस्पताल के डॉक्टर बाबर भी गए हुए थे और डॉक्टर बाबर संभवतः अभी एटीएस के खुफिया एजेंसियों के
संपर्क में है, मतलब वो लगातार जी। उनसे समूचा पूछताछ चल रही है। अस्पताल ने उनका बोर्ड हटा दिया आपने यहाँ से, तो डॉक्टर बाबर भी संपर्क में है, उनसे भी पूछताछ चल रही है, तो और भी खुलासे होने की उम्मीद है। और एटीएस लगातार जो भी इनपुट उसे मिल रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के माध्यम से, चाहे देश की अन्य खुफिया एजेंसियां, इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से, इसकी लगातार तस्दीक कर रही है। उत्तर प्रदेश के सभी संवेदनशील जिलों में जहां जहां इनका नेटवर्क सामने आ रहा है, वहां वहां संदिग्धों को पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्दी कुछ और गिरफ्तारियां इसमें होने की उम्मीद है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू पुलिस लगातार कनेक्शन आपस में रखे हुए हैं और इन सब कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके। शालिनी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। शालिनी, एक लेडी डॉक्टर का आप जिक्र कर रही थी, एक और अपडेट मिल रहा है कि मुजम्मिल के साथ फरीदाबाद से मुस्लिम धर्मगुरु भी पकड़ा गया है, उसके बारे में क्या डिटेल्स आ रही हैं? अब बिल्कुल देखिए, जो मौलवी है वो इसी जो जहां पर हमारी मौजूदगी है इस घर में, वो मौलवी भी रहता था और उस मौलवी को सुबह पुलिस ने पकड़ा है और उससे भी कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये सब जो चल रहा है वो कब से चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो सामान है वो आया कैसे। सबसे बड़ी बात देखिए, जो इतनी बड़ी संख्या में जो यहाँ पर सामान रखा हुआ था, जो जिसका इस्तेमाल ये लोग करने वाले थे, वो पहले तो आया कहाँ से, किसने मदद की और कौन लेकर आया, ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार पुलिस पूछ रही है और खंगालने की कोशिश कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ऐसे ही बिना किसी की मदद से कोई इस तरीके से विस्फोटक सामान जो है वो इस तरीके से गांव में नहीं रख सकता है। ये गांव जो है वो काफी पिछड़ा गांव है, काफी अंदर है फरीदाबाद के, तो ऐसे में यहाँ क्या आसपास के लोग भी मदद कर रहे थे, क्या गाँव के लोग उस शख्स की मदद कर रहे थे, क्योंकि जो मौलवी पकड़ा गया है उससे भी तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे, अगर आप मैं आपको गांव की तस्वीरें दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि खेत, जो एक बड़ा सा खेत है और खेत के अंदर अंदर जो घर हैं वो बने हुए हैं और इसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी कि सामान को किस तरीके से छुपाना है, और इसी वजह से इस गांव को चुना गया, जो कि काफी पिछड़ा गांव है, काफी दूर है। और यहाँ पर इस तरीके से आसानी से जो इतनी बड़ी संख्या में 2563 किलोग्राम जो है वो विस्फोटक सामान इस घर में रखा गया, वो कैसे रखा गया, वो तमाम सवाल हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इन दिनों अभी बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की जो सनातन यात्रा है वो भी फरीदाबाद से निकल रही है और वो भी एक टारगेट हो सकता था, क्योंकि इसी फरीदाबाद से जाते हुए उनका ये सनातन यात्रा भी चल रहा है। ऐसे में पुलिस को शक है कि कहीं इनके निशाने पर वो यात्रा भी तो नहीं थी, क्योंकि देखिए रेकी दिल्ली के आजादपुर मंडी की भी की गई थी और गुजरात से भी पकड़ा गया था और सहारनपुर से आदिल को पकड़ा गया, जिसके बाद तार जो है वो सीधा फरीदाबाद से जुड़े। तो ये तमाम जो कड़ियां हैं वो अब पुलिस कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश कर रही है और तमाम चीजों को अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या किसी बड़े किसी बड़े आतंकी साजिश को ये लोग अंजाम देने वाले थे, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से भारत में आतंकी घटनाएं होती रही हैं वो किसी से छुपा नहीं है, और किस तरीके से पाकिस्तान से मिलकर ये लोग भारत पर आतंकी साजिश करते हैं, उन सभी चीजों को अब फिलहाल पुलिस पता लगा रही है। और अनंतनाग से जहां आदिल को, पुलवामा से मुजमिल को तीसरा जो उमर है उसकी भी अब तलाश जारी है और पुलिस उमर की भी तलाश कर रही है, क्योंकि वो भी कहा जा रहा है कि पेशे से डॉक्टर है और वो भी इन सब में शामिल है। और देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर्स पर लोगों को भरोसा रहता है, डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, ऐसे में वही डॉक्टर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में पिछले 3.5 साल से बाकायदा प्रोफेसर के पद पर पढ़ा रहा था, बच्चों को शिक्षा दे रहा था, वही दूसरी तरफ वो इस घर में रहकर भारत के खिलाफ इस तरीके की साजिशें कर रहा था। तो वो तमाम सवाल अब खड़े होते हैं कि बिल्कुल शालिनी, ये खुलासे जितने चौंका रहे हैं उतनी ही चिंता भी बढ़ा रहे हैं। मामला बेहद गंभीर है, इसलिए जांच एजेंसियां भी इसकी तहकीकात में जुट गई हैं। आप नजर रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजीव, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ